बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने थ्रोट करनी है ईएनटी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओरल कैविटी, ठीक है। तो ओरल कैविटी के चंद चैप्टर्स हैं, सारा नहीं करना। ओरल कैविटी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर टाइम नहीं है तो इसको वैसे भी छोड़ा जा सकता है, वरना इसके अंदर सिर्फ चंद चीज़ें करने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक दो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, वो लाजमी कर लें, बाकी इसको सिर्फ एक बार रीड कर लें और प्रूफ में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही करें, ठीक है ना। तो इसके जी 5 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर पे आते हैं एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी। सिर्फ एक बार अगर रीड करना तो कर लें, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता ही है इसमें लिप्स हैं, बक्कल, म्यूकोजा है, गम्स है, हार्ड पैलेट है, टंग है, फ्लोर ऑफ माउथ है, ठीक है ना। इसको छोड़ दें पहले पेज को, ठीक। उसके बाद आ जाए कॉमन डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। इसके अंदर से एससीक्यू आता है जी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ओरल अल्सर्स क्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो पिंक कलर का बॉक्स है ना, अगर आप यही कर लें यही काफ़ी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो पहले पेजेस में से आगे कुछ करना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर से डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना, उसमें सारा इसके अंदर लिखा हुआ जी। इन्फेक्शन हो सकती है, कोई इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, नियोप्लाज्मा हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, कोई ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, ड्रग एलर्जी हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती है, मिससेलेनियस हो सकता है, ठीक है। ये 9 डिफरेंशियल डायग्नोसिस या कॉजेज़ दिए उन्होंने कि ओरल अल्सर्स किस वजह से हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम वायरल में जाएँ तो वायरल में देखें डिब्बे के अंदर भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से हो सकते हैं। हाइपरपेंजाइना हो सकता है, herpes सिम्प्लेक्स हो सकता है। हाइपरपेंजाइना कोक्साकी वायरस की वजह से होता है, और herpes सिम्प्लेक्स आपको पता है herpes सिम्प्लेक्स टाइप 1 या टाइप 2 की वजह से होगा, ठीक है। herpes सिम्प्लेक्स एक प्राइमरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है ये करती है मेनली, प्राइमरी जो होती है वो तो सब क्लिनिकली होती है, जो सेकेंडरी है ना उसमें इसमें क्या होगा जी, वर्मियन बॉर्डर ऑफ लिप इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको herpes labialis भी कहते हैं। ये नाम इसका याद रख लें, और इसके अंदर आपने एसाइक्लोविर दे देनी होती है, ठीक है। और उसके बाद फुट एंड माउथ डिजीज़ हो सकती है, ये वायरल है। उसके बाद आ जाए जी बैक्टीरियल के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। जब पहले हम इन्फेक्शन पढ़े, इन्फेक्शन हमने वायरल देख लिया, उसके बाद बैक्टीरियल में आ जाए। बैक्टीरियल में जी विंसेट इन्फेक्शन है और स्पेशल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। विंसेट इन्फेक्शन में क्या है जी, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस होगा, ठीक है ना। इसको विंसेट इंजाइना भी कहते हैं इसलिए, ठीक है ना। विंसेट इंजाइना का क्वेश्चन आ जाता होता है, और ये आगे भी लिखा हुआ, वहाँ भी यहाँ पे पढ़ ले। ये अल्सर और नेक्रोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं टॉन्सिल के ऊपर, उसको हम कहते हैं विंसेट इंजाइना, ठीक है। तो विंसेट इंजाइना का क्वेश्चन आया हुआ है एससीक्यू। उसके बाद आ जाए जी स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, एक्टिनोमाइसिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडास की वजह से हो। कैंडिडाइसिस में कौन सी हो सकती है, थ्रश हो सकती है, या क्रॉनिक हाइपरट्रोफिक कैंडिडाइसिस हो, जिसको लिकोप्लेकिया कहते हैं, कैंडिडा लिकोप्लेकिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी इम्यून डिसऑर्डर, एफ्थस अल्सर हो सकते हैं, इसका क्वेश्चन आया हुआ है जी, ठीक है ना। वो कहेगा जी इसमें एक बच्चा है जी, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस की सिचुएशन देगा वो आपको, और फिर जी आपको बताएगा कि उसके मुंह में अल्सर या इस तरह कुछ बन गया है, तो उसमें आपका जो होगा वो जो एफ्थस अल्सर्स होंगे, ठीक है ना। एटियोलॉजी इसकी देख लें जी, इसमें अल्सर वैसे इसकी अननोन है, लेकिन जो इसके में भी हो सकता है उसमें ऑटोइम्यून प्रोसेस हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर एलर्जीज, या ड्यू टू हार्मोनल चेंज और स्ट्रेस। ये याद रखें, हार्मोनल चेंज और स्ट्रेस देगा आपको, ठीक है ना। उसमें जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवेबल म्यूकोजा होगी, या सॉफ्ट पैलेट चीक भी हो सकता है। और इसमें सिम्टम जो होंगे ना वो फीवर, मलेस, इनलार्जमेंट, सर्वाइकल इम्यूनिटी को ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन बहुत कम होती है। स्ट्रेस या ऑटोइम्यून या किसी हार्मोनल चेंज की वजह से ये होते हैं मोस्टली, और ये रिकरेंट और सुपरफिशियल होते हैं बस। बेसेट सिंड्रोम है, इसको ओक्यूलो ओरो जेंटल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें आपको ट्राइएड बने मिलेगा हमेशा, ठीक है। यानी ओरल कैविटी में भी होंगे, जेंटल अल्सरेशन भी होगी, और साथ में यूवीआइटिस भी होगा। ट्रॉमा की वजह से कोई अल्सर हो सकता है, यानी चीक बाइट किया गया है किसी चीज़ से, या कोई फॉरेन बॉडी से इंजरी हो गया, टूथब्रश लग गया है, या एस्प्रिन बर्न हो गया, यानी दांत में पेन हो तो अक्सर एस्प्रिन को नीचे रख लिया जाता है टूथपेस्ट को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, दांत के नीचे रख लिया जाता है, तो इसको एस्प्रिन बोलस के तौर पे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी बर्न हो सकता है। नियोप्लाज्म की वजह से कोई हो सकता है, ठीक है ना, माइनर किसी ग्लैंड का कार्सिनोमा हो जाए। कोई स्किन डिजीज़ हो सकती है, एरिथमा मल्टीफॉर्म हो सकती है, पेम्फिगस वल्गैरस हो सकती है, बनायन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लाइकन प्लानस हो सकता है। लाइकन प्लानस क्या होता है, इसको 3P से याद रखें,
3P नहीं 4P, 4P से याद रखना है। इसमें स्किन लाइन्स हो गए जो P प्यूरेटिक, पर्पल, पॉलीगोनर और पेप्यूल्स होंगे। 4P होंगे इसमें, ठीक है। प्यूरेटिक, पर्पल्स, पॉलीगोनर और पेप्यूल्स। दो पैटर्न हो सकते हैं, रेटिकुलर पैटर्न होता है जो लेस लाइक पैटर्न होता है, या एरोसिव होता है जो कि पेनफुल अल्सरेशन पैटर्न होता है। ट्रीटमेंट इसमें स्टेरॉइड होते हैं, और उसके बाद क्रॉनिक डिस्कॉर्डियल लम्प्स रिथमेटिस हो सकता है। वैसे तो ये चैनल गाइडलाइंस के अंदर बताया हुआ कि चैप्टर इतना ही कर लिया जाए, आगे ना किया जाए, लेकिन आगे भी देख रहे हैं। ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, किसी ड्रग एलर्जी की वजह से हो सकता है, या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपके मुंह में अल्सर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मिसलेनियस लेजेंड्स ऑफ लंग एंड ओरल कैविटी। इसमें से जी ये देख रहे हैं, मीडियन रम्बोइड ग्लोसाइटस हो सकता है, जियोग्राफिकल टंग हो सकती है, इसका दूसरा नाम माइग्रेटरी ग्लोसाइटस भी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है जी, रिथमेटिक एरिया बनता है जो डिवाइड ऑफ पेपिला होता है, ठीक है ना। लेयन जो होता है ना वो मुसलसल अपनी चेंज करता रहता है शेप, इसलिए इसको माइग्रेटरी ग्लोसाइटस भी कहते हैं। MCQ के वाले से इसको पढ़ना है बस। हेरी टंग हो सकती है, ठीक है ना। ये हेरी लुक लाइक हेरी को लगती है क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से, असल में हेरी नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिशर टंग हो सकती है, अनक्लाइलोग्लोसिया हो सकता है, टंग टाई हो सकता है, निकोटिनिक स्टोमाटाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से आगे यानी पीछे ये टॉपिक सिर्फ गाइडलाइन में बताया हुआ है कि यहाँ तक आप रीड करें जी, लाइक एंड प्लानस तक, ठीक है। आगे वाले कहते हैं छोड़ते हैं, लेकिन ये भी कर लें MCQ के वाले से। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक था स्टार्ट में जो आपका पैराग्राफ था ये, और पैराग्राफ में डिब्बा। उसके बाद एफ्थस अल्सर से एक बार सवाल आया, और इसमें से जो 2-3 बार सवाल आया वो सब म्यूकस फिब्रोसिस का आया है, ठीक है ना। इस चैप्टर में से अगर कोई अपने पूरी इस चैप्टर में से एक सवाल करना हो तो वो सब म्यूकस फिब्रोसिस कर लें, ठीक है ना। दूसरा एफ्थस अल्सर पढ़ लें। इसमें जी क्या होता है कि ओरल म्यूकोसा फिब्रोसिस जो होती है ना, इज अ क्रोनिक इंसिडियस प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें जक्स्टा एपिथेलियल डेपोजिशन ऑफ फिब्रस टिश्यू इन ओरल कैविटी फेरेंक्स हो जाएगी, ठीक है ना। फिब्रोसिस हो रहा है, इसका मतलब डेपोजिशन ऑफ फिब्रस टिश्यू है, ठीक है ना। इसका जी एटियोलॉजी क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है ना। जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रखते हैं उनके अंदर हाई होता है, जो टोबैको चीविंग पर्सन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखना, इसके अंदर मोस्टली एक आता है कि पान खा रहा था बंदा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, पान के अंदर एरिका नट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर उनको अकेला चबाया जाए या इन द फॉर्म ऑफ पान चबाया जाए तो वो ये कर सकता है, ठीक है ना। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, टोबैको चीविंग हो गया, उसके बाद एरिका नट्स हो गया, उसके बाद अल्कोहल की कंजप्शन हो गई है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई है विटामिन वगैरह की, इम्यून प्रोसेस। इसमें क्या है कि जी जो हमारे एरिका नट्स या उसके अंदर एरोकोलाइन होती है ना, उसके खिलाफ इम्यून रिएक्शन आ जाता है, तो इम्यून या मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है ये, ठीक है ना। ये इसकी एटियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद इसकी जी पैथोजेनेसिस ये पढ़ लें जी। इसमें यही है कि जी अर्ली केसेस में पॉलीमॉर्फोनिक लिकोसाइट्स आ जाएंगे, सिनोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन, असल में ये आखिरी लाइन बस इसकी पढ़ लें अगर पढ़े तो। इसमें क्या होगा जी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन एंड इट्स डिक्रीज डिग्रेडेशन, यानी इसमें हमारी कोलाजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और उसकी डिग्रेडेशन स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, कोलाजन की या फाइब्रस मटेरियल की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एज एंड सेक्स, कोई भी एज एंड सेक्स इससे बचा नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड पर्सन कौन से, 20 से 40 साल के लोग। इम्यून टॉलरेंस टू चिलीज़ आ जाएगी, यानी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई उस बंदे से खाई जाएंगी, ठीक है। सोरनेस ऑफ माउथ होगी, ठीक है। फाइंडिंग्स आपको क्या मिलेंगी, जैसे पैची रेडनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज में ना पैची रेडनेस मिलेगी, उसके ऊपर वेसिकल्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद वो रप्चर कर जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे लेटर स्टेज में फिब्रोसिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रांचिंग ऑफ म्यूकोजा विद द लॉस ऑफ सप्लिनेस, फिब्रोटिक बैंड्स, ठीक है ये। अच्छा जैसे जैसे फिब्रोसिस बढ़ता जाएगा ना, साथ साथ ट्रिस्मस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट मे नॉट एबल टू पुट हिज फिंगर इन हिज माउथ, इस कदर ट्रिस्मस हो जाएगा कि बंदा अपने मुंह में उंगली भी नहीं डाल सकेगा, यहाँ तक कि ब्रश भी नहीं उस बंदे से किया जाएगा, ठीक है ना। यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा, स्टार्ट हुआ था कि पहले रेडनेस हुई, फिर वेसिकल्स बनी, वो रप्चर करनी शुरू हुई, उसके बाद फिब्रोसिस स्टार्ट हुआ, फिर फिब्रोसिस बढ़ता गया, यहाँ तक कि इतना ट्रिस्मस हो गया बंदे से मुंह भी नहीं खोला जा रहा। अब एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी इज डिफिकल्ट पार्टिकुलरली टू रूल आउट अदर एज एसोसिएटेड प्री मैलिग्नेंट लेजन्स और मैलिग्नेंसी,
एग्जामिनेशन इसके अंदर मुश्किल होती है। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, मेडिकल आपने करना है जी, स्टीरॉइड्स दे देने हैं उस बंदे को, ठीक है। जो आपके इरिटेंट फैक्टर्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है, एरिका नट्स को, पान को, तंबाकू को, पंजेंट फूड्स को, ठीक है। जो एग्जिस्टेंट एनीमिया या विटामिन डेफिशिएंसी उस बंदे के अंदर है उनको ट्रीट कर दें, और जा अपनी एक्सरसाइज उसके लिए इनकरेज करें ताकि फिब्रोसिस की वजह से उसका मुँह पक्का बंद ना हो जाए, बल्कि वो एक्सरसाइज करता रहे, वो थोड़ा सा मोबाइल रहे, ठीक है। सर्जिकल इसमें क्या है, सिंपल रिलीज ऑफ फिब्रोसिस है, स्किन ग्राफ्ट, फिब्रोसिस को रिमूव कर दें, वहाँ पे ग्राफ्ट लगा दें। बायलेटर टंग फ्लैप्स, ठीक है ना, फ्लैप डिवीजन एट सेकंड स्टेज। उसके बाद नीजोलेबियल फ्लैप है, आइलैंड पैलेटल म्यूको पेरियोस्टल फ्लैप है, बायलेटरल रेडियल फोराम फ्री फ्लैप है, सर्जिकल एक्सीन है, सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशिया फ्लैप है। उसके बाद क्रोनियोडेक्टोमी एंड टेम्पोरल मसल मायोटोमी है, ठीक है ना। ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं और मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। इसमें से सवाल आया हुआ आपने ये पढ़ लेना है, ठीक है ना, सब म्यूकस फिब्रोसिस। अब आ जाए जी ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटीज़। ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटीज़ में से जी आपका जो अगर करने वाला सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से जी आपने मेन जो चीज़ें करनी है ना, एक प्री मैलिग्नेंट जो लायंस है वो वाले पढ़ने हैं आपने इस पूरे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। वो है जी एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। उसके अलावा आपने जी करना है इसके अंदर, और इस चैप्टर के अंदर करने वाली कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बाकी सिर्फ आप ये नेम पढ़ लें, ट्यूमर्स के काफ़ी हैं। मिनाइन के अंदर जी पेपिलोमा हो सकता है, फाइब्रोमा हो सकता है, हीमेंजियोमा हो सकता है, ठीक है। लिम्फोएंजियोमा हो सकता है, टोरस हो सकता है। टोरस बता देता हूँ मैं क्या होता है। टोरस असल में पैलेटाइन टोरस इज मोर, यानी ये सब म्यूकोजल बोनी आउट ग्रोथ है। टोरस एक सब म्यूकोजल बोनी आउट ग्रोथ होती है, ठीक है ना। में इन्वॉल्व द हार्ट पैलेट और मैंडिबल। उसके बाद पायोजेनिक ग्रैनुलोमा हो सकता है, प्रेगनेंसी ग्रैनुलोमा हो सकता है, ग्रैनुलोमा सेल मायोब्लास्टोमा हो सकता है, माइनर सलाइवरी ग्लैंडियोप्लाज्मा हो सकता है, ठीक है ना। नेम पढ़ लें, याद करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि सवाल नहीं आएगा इसमें से। सिस्टिक लायंस हैं, इसके नाम थोड़े से याद रख लें। इसमें मायोसील हो सकती है। मायोसील क्या होती है कि रिटेंशन ऑफ सिस्ट, और माइंड कोई सलाइवरी ग्लैंड उसकी सिस्ट रिटेन है, उसको मायोसील म्यूकोसील कर देंगे, मायोसील सॉरी म्यूकोसील। रेन्यूला हो सकता है। रेन्यूला क्या हो सकता है, इट राइज फ्रॉम द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स डक्ट। कोई सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड था, उसकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, और उसकी हो गई है जी सिस्टिक ट्रांसलेटिंग लायन बन गया उसका, उसको रेन्यूला कहते हैं। तो म्यूकोसील हो सकती है, रेन्यूला हो सकता है। उसके बाद डर्मोइड हो सकता है। डर्मोइड असल में एक सबलिंगुअल डर्मोइड इज़ अ मीडियन और लेटर सिचुएटेड बाय द माइलोहाइड। ये क्या होता है जी, वाइट मास इन कंट्रास्ट टू ट्रांसल्यूसेंट नेचर। ये भी एक यानी ये सिस्टिक लायन में सारी सिस्टी होंगी। म्यूकोसील के अंदर क्या होगी, कोई सलाइवरी ग्लैंड की पुराने छोटा सा सलाइवरी ग्लैंड था उसके लिए रह गई है, ठीक है। रेन्यूला में क्या था, उसकी डक्ट बंद होने की वजह से सिस्ट हो गई है। और डर्मोइड में क्या हुआ कि इसके अंदर भी एक सिस्ट बन गई है, लेकिन इसकी सिस्ट में और रेन्यूला की सिस्ट में डिफरेंस ये होगा कि जो रेन्यूला की जो है ना वो आपकी ट्रांसलूसेंट होगी, ठीक है। और जो आपकी डर्मोइड होगी ना ये वाइट मास होगा, ये ट्रांसलूसेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है रेन्यूला और डर्मोइड के अंदर आपका। अब प्री मैलिग्नेंट लायन, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है ना। सवाल इसका भी इतना आया नहीं हुआ, लेकिन ये वाइवा वगैरह में पूछा जाता है और इसका सवाल भी आ सकता है ना, टर्म्स वगैरह में आ जाता है इसका सवाल, लेकिन पास पेपर के अंदर मुझे नहीं मिला इसका सवाल कोई। अरे प्री मैलिग्नेंट लायंस ना दो हो सकते हैं, एक ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है और एक एरिथ्रोप्लेकिया हो सकता है, ठीक है ना। ल्यूकोप्लेकिया में जो टियोलॉजी फैक्टर, ल्यूकोप्लेकिया में क्या होगा, वाइट लायंस बनेंगे ओरल म्यूकोसा के अंदर, ठीक है। जिस तरह लाइकन प्लैनस था ना उस तरह बनेंगे, ठीक है। और इसमें होगा क्या जी, टियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, स्मोकिंग, तंबाकू, चीविंग, तंबाकू हो गया, उसके बाद अल्कोहल अब्यूज़ होगा, ठीक है, ये हो गए। साइट्स कौन सी हो सकती हैं इसके अंदर, बेकल मकोजा और ओरल कमिश्चर्स है ना वो कॉमन है साइज है इसकी। और इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स में ये होमोजीनस हो सकता है, नोड्यूलर हो सकता है, इरोसिव हो सकता है, ठीक है। और जो ये नोड्यूलर और इरोसिव है ना ये इनका हाई इंसिडेंस है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी में क्या है, असल में ये डिस्प्लेजिया है, ठीक है ना, फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। एपिथेलियल डिस्प्लेजिया होता है जो माइल्ड टू सीवियर होता है, और हाई द ग्रेड ऑफ डिस्प्लेजिया मोर आर द चांसेस ऑफ इट्स गोइंग टू द मैलिग्नेंट चेंज। ठीक है, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया है हिस्टोलॉजी जो इसकी है असल में,
ठीक है। और जितना ज़्यादा डिस्प्लेजिया हो उतना ज़्यादा मैलिग्नेंट हो सकता है। ठीक है। 3 टाइप में, होमोजीनियस है, नोड्यूलर है और एरोजिव है। और एटियोलॉजिकल फैक्टर है, स्मोकिंग है, टोबैको है, च्यूइंग, अल्कोहल अब्यूज। और इसमें वाइट लेयंस बनते हैं ओरल म्यूकोसा के अंदर। ठीक है। अब आ जाए जी इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट इसकी ऐसे है कि कुछ तो ये स्पॉन्टेनियसली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। जिनका इसलिए, और इसकी मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी बायोप्सी करवा लें। ठीक है। और अगर इन सस्पिशियस मार लयन, वो लयन जिनमें आपको लगे कि मैलिग्नेंसी हो सकती है, उनका आप सर्जिकल एक्ससिजन कर दें या एब्लेशन विद लेज़र या सायरोथेरेपी कर दें। ठीक है ना, ताकि इससे पहले कि मैलिग्नेंसी बने आप इनको रिमूव कर दें। दूसरा है एरिथ्रोप्लेकिया। ये होता ल्यूकोप्लेकिया की तरह ही है, लेकिन ये होता है रेड पैच होता है ये। ठीक है। रेड पैच होता है और प्लैक होता है और ये म्यूकोजल सरफेस ही होता है। ठीक है ना। और इसका रेड कलर होगा हमें। और रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज कैटनाइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द रेड वस्कुलेचर। इसमें वेसल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये एरिथ्रोप्लेकिया। ठीक है। अच्छा जी, इसमें कॉमन साइट जो है वो एल्विलर मुकोजा है, जिंजिवल बक्कल सल्कस और फ्लोर ऑफ माउथ है। मोस्ट ऑफ द लाइन ऑफ एरिथ्रोप्लेकिया शो सवियर डिस्प्लेजिया होता है, कार्सिनोमा इन सिटू और फ्रैंक इन्वेजिव कार्सिनोमा वेर फर्स्ट सीन। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल जो है ना वो 17 टाइम्स हायर एज कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। ग्रोसली ये होमोजीनस होता है, स्पिकल्ड हो सकता है, ग्रैन्युलर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इसमें भी सर हम करेंगे वही कि बिनाइन पिगमेंट लाइन ऑफ बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंट मेलानोमा। इस इंसिडेंट ऑफ दिस चेंज इज अननोन, यानी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैलिग्नेंट हो सकता है कि नहीं। ठीक है। तो बायोप्सी करके एक्सरसाइज कर सकते हैं हम इसको भी। ठीक है ना। तो ये थे जी आपके प्री मैलिग्नेंट लाइन। इस चैप्टर में से यही मेन करने वाली चीज़ थी। ठीक है। बाकी सिर्फ वो सिस्टिक स्वेलिंग्स जो है वो पढ़ लें। ठीक है। उसके बाद कार्सिनोमा ओरल कैविटी के नाम देखने तो देख लें। इसमें कार्सिनोमा ऑफ लिप हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ बक्कल म्यूकोसा हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ ओरल टंग हो सकता है आपका। ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ हार्ट पैलेट हो सकता है, एल्विलर रिज हो सकता है, कैंसर ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ हो सकता है। ठीक है। इसमें से कोई एमसीक्यूज या कोई सवाल एमसीक्यूज आया है कि नहीं ये कंफर्म है, कह तो नहीं सकता, लेकिन जो इसकी गाइडलाइंस है या इसका पास्ट है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं किसी ने पढ़ा हुआ और ना किया हुआ है। ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर से बॉक्स में आपको पढ़ा देता हूँ कि TNM क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है। अगर ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटीमीटर से, यानी TNM में पहले हम ट्यूमर के T से T के उसकी साइज़ देखेंगे। ठीक है ना। अगर ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटीमीटर तो T1 होता है। ठीक है। और अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा और 4 सेंटीमीटर से छोटा, यानी 2 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान में, ठीक है, तो उसको हम T2 कहते हैं। अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो उसको हम T3 कहते हैं। और अगर वो साथ किसी और स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व कर दे तो हम उसको T4 कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स। अगर तो वो सिंगल साइड पे किसी एक लिम्फ नोड पे उसने इन्वॉल्व हुआ है और जो लिम्फ नोड का जो डायमीटर वो 3 सेंटीमीटर तक है, तो फिर हम उसको कहेंगे जी N1 है। अगर वो सिंगल साइड में किसी एक लिम्फ नोड में इन्वॉल्व हुआ है, उसका जो डायमीटर है लिम्फ नोड का वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये N2 है। और अगर लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस हुई है और लिम्फ नोड का साइज 6 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है, फिर हम उसको कहेंगे N3 है। ठीक है। उसके बाद आ जाए जी T हो गया, N हो गया, M से होता है मेटास्टेसिस। N से था इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड। डिस्टेंट मेटास्टेसिस है कि अब दूर तक वो मेटास्टाइज कर गया है। M0 होगा अगर उसने डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं किया, और M1 होगा अगर उसने डिस्टेंट मेटास्टेसिस कर लिया है। तो ये आपकी TNM क्लासिफिकेशन है। ठीक है। सवाल नहीं आया हुआ, वैसे ही पता होनी चाहिए कोई चीज़। अच्छा, इस चैप्टर के एंड पे ना कपोसी सार्कोमा है, इसको MCQ के वाले से बस पढ़ लें। ठीक है। मैं पढ़ा देता हूँ। इट्स अ वेस्कुलर ट्यूमर। वेस्कुलर ट्यूमर होता है, ये मल्टीफोकल ओरिजिन में होता है। ये प्राइमरीली स्किन को इफेक्ट करता है और कभी हो सकता है ओरल कैविटी के अंदर भी हो जाए। एड्स के पेशेंट में इसका इंसिडेंस हाई होता है। रेडिश पर्पल नड्यूलर होता है। ठीक है। और पैलेट के ऊपर होता है। माइक्रोस्कोपली अगर इसको देखें हम तो स्पिंडल सेल्स विद हेमरेजिक
क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट इसका सेटिस्फैक्ट्री कोई नहीं है। अगर तो नॉन एड पेशेंट है तो फिर शायद एक कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर दे, ठीक है, वरना जो एड्स का पेशेंट होगा उसमें कीमोथेरेपी का भी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये चैप्टर भी कोई खास करने वाला नहीं है, इसमें से भी इतना कुछ खास आया नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर से अगर आप देखें जी, मप्स है, एक्यूट स्पोरेटिव पेरोटाइटिस है, ठीक है। मप्स आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन होती है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड की तो होती है इन्फ्लेमेशन, साथ में और काइटिस भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है एक्यूट स्पोरेटिव पेरोटाइटिस है, ठीक है। इसमें स्टेफाइलोकोकस और इसकी इन्फेक्शन होती है और इसमें ड्राई माउथ होता है, ठीक है ना। और क्रॉनिक रिकरेंट सेलेडनाइटिस है, ये पढ़ लें, ठीक है। इनमें से सवाल कोई नहीं आया हुआ, लेकिन वैसे एमसीक्यू के हवाले से मैं इनको रीड करवा लेता हूँ। क्रॉनिक रिकरेंट सेलेडनाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड की होगी ये, ठीक है। इसमें रिकरेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रही होगी, ठीक हो गया। पैरोटिड ग्लैंड लार्ज हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा एंड पस कैन बी एक्सप्रेस फ्रॉम इट्स डक्ट, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है, स्टेफाइलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है। ट्रीटमेंट आप क्या देंगे जी, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों का ट्रीटमेंट इसके अंदर सेम है, ठीक है ना। जो पीछे उन्होंने क्रॉनिक के अंदर जो एक्यूट स्पोरेटिव पेरोटाइटिस जो है ना, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसमें पैरोटिड ग्लैंड की, और जो क्रॉनिक रिकरेंट सेलेडनाइटिस है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। इसमें क्या जी, आपने एंटीबायोटिक दे देनी है, ठीक है ना। प्रेफरेबली एडमिनिस्ट्रेट तो आईवी रूट है, ठीक है। उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और सलाइवरी फ्लो को प्रमोट करें। अब आ जाए जी सेलेक्टेसिस। सेलेक्टेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायलेटेशन ऑफ डक्टल सिस्टम लीडिंग टू स्टेसिस ऑफ सिक्रेशन विच डिस्पोज टू इन्फेक्शन। अच्छा, आपने ये याद रखना, कोई भी डक्टल टिश्यू ना, उसकी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो पीछे स्टेसिस हो जाना है, और जब भी स्टेसिस होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक हो गया। ये है जी, इसके क्लिनिकल रिजेंबल क्रॉनिक सेलेडनाइटिस से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कंजेंटल भी हो सकता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद ग्रानुलोमेटस डिजीज़ भी हो सकता है, और ऑटोमेन डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेलोलिथियासिस, ये क्या है कि सलाइवरी कैनिकुलाई यानी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कोई स्टोन बन गया है। इसमें क्या हो जाए, कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। 40% 90% तो जो स्टोन है वो सब मैंडिबुलर में होते हैं, और 10% जो होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं, ठीक है। 80% रेडियोपेग होते हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद है सोजोग्रंस सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लें, लेकिन सवाल इसका भी आया हुआ। ये असल में क्या होता है, ये एक लिम्फो एपिथेलियल सेल एडेनाइटिस है। इसलिए सेल एडेनाइटिस असल में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, और मोस्ट प्रोबेबली सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन को हम सेल एडेनाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लिम्फो एपिथेलियल सेल एडेनाइटिस है, ठीक है ना। वो इसमें क्या होगा जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है इन्वॉल्विंग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेल एडेनाइटिस लिम्फो एपिथेलियम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बॉडी को इन्वॉल्व करेगा। इसकी दो टाइप है, एक प्राइमरी सोजोग्रंस सिंड्रोम में, एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपको जीरोस्टोमिया एंड जीरोप्थेल्मिया होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा जी, सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड दोनों इन्वॉल्व होंगे। पैरोटिड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ग्लैंड है, मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, बोथ सेक्सुअली इक्वली इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और इसको आल्सो कॉल्ड एज बिनाइन लिम्फोएपिथेलियल लेजन ऑफ पैरोटिड और मिकोसिक डिजीज। उसके बाद सेकेंडरी सोजोग्रन सिंड्रोम, इनमें 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका होगा, जीरोस्टोमिया होगा, और ऑटोइम्यून कनेक्टिव डिसऑर्डर होगा। ये 3 चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी होंगी, ठीक है ना। तो जी मैंने कहा था कि 90% ऑफ द फीमेल्स के अंदर होता है। इसमें क्या होगा जी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिनाई एंड लिम्फोटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको नज़र आएगी, ठीक है ना।
डायग्नोसिस हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हो जाता है, ठीक है। ग्रेजोकंजक्टिवाइटिस देख लेंगे आप, जीरोस्टोमिया देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सियालोमेटाप्लेजिया है, करने की ज़रूरत नहीं है। सेरेडिनाइटिस है, करने की ज़रूरत नहीं है। नियोप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये चैप्टर भी, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, एक आपने ना बॉक्स ये पढ़ लेना है बस, और इस चैप्टर में से सिर्फ एक फ्रेज सिंड्रोम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो करना है, ठीक है। और एक ही डब्बा याद कर ले बस, और इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है, जिसमें ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं जी, या बनाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ग्लैंड के अंदर क्या चीज़ें हैं, एक एपिथेलियम है, एक मेसेनकाइम है। तो एपिथेलियल का हो सकता है या मेसेनकाइम का हो सकता है। एपिथेलियल में बनाइन कौन से, पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा हो सकता है, एडिनोलाइम्फोमा हो सकता है, ऑन्कोसाइटोमा और अदर का एडिनोमास, ठीक है। मेसेनकाइम में क्या हो सकता है, हीमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, लाइपोमा और न्यूरोफिब्रोमा। अब आ जाए मैलिग्नेंट में। मैलिग्नेंट में एपिथेलियल का मैलिग्नेंट जो होता है उसको आपको पता है कार्सिनोमा कहते हैं हम। तो म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा हो गया, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा हो गया, एसिनाई सेल कार्सिनोमा होगा, एडिनो कार्सिनोमा होगा, मैलिग्नेंट मिक्स का ट्यूमर होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, डिफरेंशियल कार्सिनोमा हो गया। मिजेनकाइमल जो मैलिग्नेंट होते हैं उनको हम सार्कोमा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिम्फोइड टिश्यू का होगा, क्योंकि लिम्फोइड का टिश्यू का बिनाइन तो हो नहीं सकता, तो वो लिम्फोमा ही होता है, और वो एक ही होता है, ठीक है। तो मेसेनकाइमल में लिम्फोमा हो सकता है या सादर सार्कोमास हो सकते हैं, तो ये एक डिब्बा हो गया आपका। दूसरा आपने फ्रेज सिंड्रोम करना, जिसको गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्प्लिकेशन है एक पैरोटिड सर्जरी की। पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी की जाती है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एब्रेंट इनर्वेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड की नर्व थी ना, स्वेट ग्लैंड की एब्रेंट इनर्वेशन हो जाती है, यानी कि ख़राब इनर्वेशन होगी स्वेट ग्लैंड की। असल में जिस नर्व ने, जिन सिक्रीटोमोटर फाइबर्स ने जाके सलाइवरी ग्लैंड को, पैरोटिड ग्लैंड को इनर्वेट करना था कि वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज़ करे, वो गैस्ट्रेटरी स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसका क्या नतीजा होता है कि जब भी वो बंदा मैस्टिकेशन खाना खाना शुरू करता है तो उसे स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि और कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बंदे को नोजियंस टू द पर्सन, यानी बंदे को कोई परेशानी का या सोशल एम्बेरसमेंट का मसला होगा, और कोई मसला नहीं इसके अंदर। यानी जब भी वो मैस्टिकेशन करने लगेगा ना, तो वो इनर्वेट होगी नर्व, और उसने करना तो इनर्वेट उसने पैरोटिड को था और सलाइवरी सिक्रेशन आनी थी, लेकिन वो करेगी स्वेट ग्लैंड को और उस बंदे को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रीट क्या करेंगे हम, टेम्पेनिक न्यूरेक्टोमी कर देंगे, या फिर हम एक फेशियल आटा का पैच लगा देंगे स्किन में कि वो जो नर्व फाइबर है ना वो स्वेट ग्लैंड तक पहुँचे ही ना। या फिर हम सब कुटेनियस इन्फिल्ट्रेशन कर देंगे बोtulinum टॉक्सिन की, और बोtulinum टॉक्सिन जो है वो उसको हमें पता वो पैरालिसिस करवा देता है उस लोकल एरिया में, ठीक है। या फिर हम बंदे को सिर्फ रियोश्योर कर दें कि यार कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 4 इसके ट्रीटमेंट है, और यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी होती है कंक्लूड। अस्सलाम वालेकुम।